हेलो बच्चों, आप सभी का आप सबके अपने YouTube चैनल DN स्टडी पॉइंट में फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग फिर से उपस्थित हैं कक्षा 10वीं के, जो कि बोर्ड परीक्षा पे आधारित कुछ प्रश्न हैं उनको लेकर उपस्थित हुए हैं। तो आइए इन प्रश्नों को देखते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा क्या है? आभासी है, सीधा है एवं वस्तु से बड़ा पाया गया है। वस्तु की स्थिति कहाँ होगी? आपसे पूछा जा रहा है कि एक अवतल दर्पण है, उस अवतल दर्पण में एक बिंब बन रहा है, सॉरी, एक प्रतिबिंब बन रहा है। एक बिंब का, बिंब मतलब वस्तु का, किसी वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है। वह वस्तु का जो प्रतिबिंब है वह क्या है? आभासी है, सीधा है और वस्तु से बड़ा है। यदि वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, आभासी और सीधा बन रहा है, तो वस्तु की जो स्थिति होगी वो कहाँ होगी? तो आइए इस चित्र के माध्यम से समझते हैं इसको। यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ये क्या है? आपका अवतल दर्पण। ये आपका अवतल दर्पण हो गया। आप देख पा रहे हैं कि ये अवतल दर्पण का ध्रुव है, ये मुख्य फोकस है और ये वक्रता केंद्र है। ठीक है। तो जब वस्तु को हम मुख्य फोकस और पोल यानी कि ध्रुव के बीच में रखते हैं, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वह आभासी बनेगा। चूंकि दर्पण के पीछे है इसलिए आभासी बना है, वस्तु से बड़ा है और क्या था कि सीधा है, यानी कि जिस प्रकार वस्तु रखी गई है ठीक उसी प्रकार बना है। तो इसलिए इसका उत्तर होगा कि जब हम वस्तु को एफ और पी यानी कि मुख्य फोकस और पोल यानी ध्रुवों के बीच में रखेंगे, दर्पण के ध्रुवों के बीच में, तब जो है वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या होगा? आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा होगा। तो ऑप्शन देख लीजिए, पहले ऑप्शन में क्या लिखा? मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र से परे, और चौथा बिंदु है दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। तो आप समझ चुके हैं, तो इसका जो उत्तर होगा वो डी होगा। ठीक है। आइए आज का दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, किसी शब्दकोश में पाए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? यानी कि आपसे पूछा जा रहा है, किसी शब्दकोश यानी कि शब्दावली को, डिक्शनरी को आप पढ़ रहे हैं, तो उसमें काफ़ी छोटे छोटे शब्द होते हैं। तो उन छोटे छोटे शब्दों को पढ़ने के लिए आप किस प्रकार के लेंस का उपयोग करेंगे? ठीक है, ये आपको बताना है। आपको सही जवाब देने के लिए पहले आप विकल्प पढ़िए। पहला विकल्प है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। दूसरा है 50 सेंटीमीटर दूरी का फोकस दूरी का अवतल लेंस। 5 सेंटीमीटर दूरी का एक उत्तल लेंस। 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस। ठीक है। तो ये चार विकल्प हैं आपके सामने। इसमें से जो सही विकल्प है उसको टिक लगाना है। उससे पहले समझिए कि ये प्रश्न सही कैसे हो सकता है। इसको टिक लगाने के पहले हम लोग यदि बिल्कुल भी ना पढ़े हैं तो भी किस प्रकार सोच सकते हैं कि सही हो जाए प्रश्न, उसको सोचने के लिए एक एक बार विचार कीजिए। क्या कह रहा है? अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? पहला है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी। फोकस दूरी बाबू आप लोग जानते हैं, इधर देखिए, ये जैसे हम ये तो दर्पण है लेकिन फिर भी समझ सकते हैं इस पे। मान लीजिए अगर ये आपका लेंस होता, यह अगर उत्तल लेंस होता, तो इसका जो फोकस दूरी है वो यहाँ पे कहीं होता। ठीक है। यदि इसका फोकस दूरी यहाँ कहीं है तो इतना छोटा है। अगर इसका 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी ले लेंगे तो इसकी वक्रता त्रिज्या जो होगी वो पूरा 100 सेंटीमीटर हो जाएगी, यानी कि काफी बड़ा लेंस हो जाएगा। तो बहुत बड़े लेंस की आवश्यकता नहीं है, हमको केवल अक्षर पढ़ना है, किसी के घर में आग नहीं लगानी है। ठीक है। तो ये जो काम हमको करना है, मतलब पढ़ाई करना है, उसके लिए हमको बहुत छोटे प्रकार के लेंस की आवश्यकता होगी। तो ये तो समझ में आ गया कि 50 सेंटीमीटर वाला कोई नहीं होगा। अब बचा 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर इसमें क्या कह रहा है? फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस और दूसरा क्या है? अवतल लेंस। तो आप लोग जानते हैं कि जो उत्तल लेंस होता है यह बिंब को आवर्धित करता है, बड़ा करता है, और ये जो अवतल लेंस होता है यह छोटा करता है। तो छोटा थोड़ी करना हमको हमको तो जो शब्द लिखे हैं या जो शब्दकोश लिखे हैं
उनको बड़ा करके पढ़ना है, तो जब बड़ा करके पढ़ना है तो उसके लिए हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है, दर्पण तथा लेंस संभवतः है। ठीक है, तो एक गोलीय दर्पण और एक पतले गोलीय लेंस की बात की गई है, उन दोनों की जो फोकस दूरी है वो -15 सेंटीमीटर है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो सेंटीमीटर दूरी है वह माइनस में दी गई है आपको। ठीक है, ऑप्शन है दोनों अवतल होंगे, यानी कि दर्पण और गोलीय लेंस दोनों अवतल हो सकते हैं, दोनों उत्तल होंगे, दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल, दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। ठीक है, तो ये आपको विकल्प दिया गया है। ये प्रश्न जानने से पहले मैं समझता हूं कि आपको एक बार आपके एनसीईआरटी में जो चिन्ह परिपाटी दी गई है उस पे एक बार गौर फरमाना चाहिए। यहाँ पे लिखा है, देखिए, ये कोई अवतल लेंस है, सॉरी अवतल दर्पण है, और ये आपका मुख्य अक्ष है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें साफ साफ लिखा गया है कि यदि दर्पण से या लेंस से आप बाईं ओर दूरी मापते हैं तो वह माइनस में होगी, दाईं ओर दूरी मापते हैं तो वह प्लस में होगी। और ये क्या कह रहा है कि आपका जो आपका जो गोलीय दर्पण और गोलीय लेंस है, इसकी दूरियां 15 सेंटीमीटर हैं, फोकस दूरियां 15 सेंटीमीटर हैं, लेकिन किस में है, माइनस में है। और माइनस में तभी होता है जब दूरी आप बाईं ओर मापें, और बाईं ओर मापने का मतलब कि आपका फोकस दूरी जो है या फोकस बिंदु जो है वह बाईं तरफ है, लेंस के या दर्पण के बाईं तरफ है। और लेंस के या दर्पण के बाईं तरफ फोकस बिंदु का होने का मतलब ये है कि आपका जो लेंस है और दर्पण है वह अवतल है। क्या है, अवतल है। तो इसलिए हमारा जो उत्तर होगा वो होगा दोनों अवतल, यानी कि दोनों अवतल होंगे, यानी कि जो दर्पण है वह अवतल दर्पण होगा, जो लेंस है वह अवतल लेंस होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आगे हमारा चौथा प्रश्न है, बड़ा आसान सा प्रश्न है। क्या कह रहा है, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह होती है, मतलब क्या होती है, पूछ रहा है कि मानव नेत्र के जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है। आप लोग पढ़े होंगे कि हम लोग जब भी कुछ देखते हैं तो जिस वस्तु को देख रहे हैं उस वस्तु से क्या होता है कि प्रकाश टकरा के हमारी आंखों में प्रवेश करती है और वह जाके अंदर छवि बनाती है। तो वह छवि कहाँ बनाती है, ये आपके आंख का डायग्राम में कुछ इस प्रकार का होता है। यहाँ से प्रवेश करती है जब किरण, तो कुछ ऐसे आती है और यहाँ पे आके क्या करती है, बिंब बनाती है, मतलब प्रतिबिंब बनाती है। और जो प्रतिबिंब यहाँ बनता है यही एरिया है, चाहे यहाँ बन जाए या मतलब यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक कहीं भी बन सकता है। ये जो एरिया है इसको पूरा हम लोग क्या बोलते हैं, दृष्टि पटल बोलते हैं, अंग्रेजी में रेटिना बोलते हैं, रेटिना पे बनती है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये भी समझ में आ गया होगा क्या कह रहा है। और आज का हमारा चौथा प्रश्न है, ये वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य भी यही था कि ये जो चौथा प्रश्न है इसको आप लोग समझें, जो कि ये बहुत कठिन लगता है बच्चों को। हालांकि उतना कठिन है नहीं, लेकिन बच्चों को कठिन लगता है तो क्या करें, समझाना पड़ता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपको समझ में नहीं आता है तो हम हैं, आपको बताएंगे कि कैसे समझना है। तो आइए इसको हल करके समझते हैं एक बार। प्रश्न सबसे पहले पढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि दो चालक तार जिनके पदार्थ, लंबाई तथा व्यास समान है, किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो दो तार लिए गए हैं, दोनों तारों को एक बार श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, किसी विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है, और एक बार किस में जोड़ा जाता है, पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है। और दोनों में कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी, क्या तापमान उत्पन्न होगा, क्या गर्मी उत्पन्न होगी उन तारों को जोड़ने पर परिपथ में, उसको हमको किसके रूप में,
संबंध के रूप में या कह सकते हैं कि अनुपात के रूप में व्यक्त करना है। आपको लोगों के पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शन आपको इस स्क्रीन पर स्पष्ट रूप से दिख रहे होंगे। तो चलिए इसको हल करते हैं। देखिए, हीट निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो तो अलग फार्मूला होता है, लेकिन हम यहाँ पे थोड़े से अलग प्रकार के फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। किस प्रकार के? थोड़ा सा अलग होगा, क्योंकि यहाँ पे इसमें जो हीट का फॉर्मूला होता है वो होता है H बराबर आई स्क्वायर आर इंटू टी। ये फॉर्मूला होता है, लेकिन ये जो है यहाँ पे ये धारा है, धारा की बात की जा रही है। इस पूरे प्रश्न में कहीं भी धारा के विषय में चर्चा नहीं की गई है, इसलिए ये जो सूत्र है ये लगाना उचित नहीं है। ठीक है, तो हम जो सूत्र लगाएंगे वो होगा H बराबर वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। ठीक है, ये इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। लेकिन इस सूत्र के प्रयोग करके हमको हीट निकालने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि इसमें जो जो डाटा भरना है, यानी कि विभवांतर टी मतलब समय, और ये आर प्रतिरोध, ये हमको पता होना चाहिए। तो भी हमको पता ही है, भी बता दिया गया है कि समान व्यास है, समान लंबाई है, समान पदार्थ है, और समान वोल्ट का उसमें दिया जा रहा है पावर, और समय भी समान लिया जा रहा है। तो ये समान समान हो गया, लेकिन हमको रेजिस्टेंस नहीं पता है, यानी कि उसका जो प्रतिरोध है वो नहीं पता है। तो सबसे पहले हम प्रतिरोध निकालेंगे। तो दो तारों को लेंगे, दो मान लीजिए ये प्रतिरोध है, एक ये प्रतिरोध है और एक ये प्रतिरोध है। ये दोनों प्रतिरोधों को सबसे पहले कैसे जोड़ा गया है? आर सीरीज, यानी कि श्रेणी क्रम में। तो आप लोग जानते हैं कि इसको जोड़ते समय आर यदि हम इसको मान लें तो इसको कैसे जोड़ा जाएगा? इसका सीधा आप लोग श्रेणी क्रम में जानते हैं कि बीजगणितीय योग किया जाता है। तो ये होगा आर प्लस आर, तो उत्तर इसका मिलेगा 2r। ठीक है, ये हमको एक मिल गया। दूसरा, जब हम लोग इसको इन दोनों को पार्श्व क्रम में जोड़ेंगे, इसको जब पार्श्व क्रम में जोड़ेंगे, मान लीजिए ऐसे जोड़े, ठीक है, तो जब पार्श्व क्रम में जोड़ेंगे तो उसका योग जो बनेगा वो कुछ इस प्रकार का होगा। आर पी, पी का मतलब है पैरेलल, पैरेलल का हिंदी होता है पार्श्व क्रम। तो पार्श्व क्रम में आर पी होगा, और इसको ऐसे जोड़ेंगे 1/r प्लस 1/r। यहाँ पे ये आर और ये आर दोनों रेजिस्टेंस, दोनों प्रतिरोध आपको दिख रहे हैं। ठीक है, सॉरी यहाँ पे, ठीक। तो ये जब जोड़ेंगे तो उत्तर में हमको मिलेगा 1/r पैरेलल 2/r, और जब हम इसको पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा ये, सॉरी, r/2। ठीक है, ये हमको इसका जो प्रतिरोध है, श्रेणी क्रम का ये प्रतिरोध मिल गया, और पार्श्व क्रम का ये हमको प्रतिरोध मिल चुका है। ये मुख्य रूप से ये r/2 प्रतिरोध मिल चुका है। अब हम लोग इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, इस सूत्र का प्रयोग करेंगे ताकि हम हीट को, यानी कि उष्मा को निकाल सकें इस परिपथ में। ठीक है, उसको निकालने के लिए जो सूत्र है, एक ये मान लीजिए आर सीरीज है, पैरेलल है, तो आर सीरीज को हम, आर सीरीज निकालने के लिए H1 लिखते हैं, और आर पैरेलल निकालने के लिए H2 लिखते हैं। ठीक है, तो H1 जो होगा हमारा वो होगा यहाँ से वी स्क्वायर बाई आर, आर ये H1 इसको निकाल रहे हैं तो इसको R1 लिख सकते हैं। ठीक है, इंटू टी, यह हमारा बना फॉर्मूला, और इसका होगा वी स्क्वायर बाई आर, ये दूसरा आर है, दूसरा इंटू टी। ठीक है, अब क्या करेंगे इसका, जैसा कि हमसे पूछा गया है, ये यहाँ पे जो अनुपात पूछा गया है वो H1 बाई
H2 पूछा गया है कि H1/H2 कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो इन दोनों को हम लोग इस क्रम में लिखेंगे। उसके लिए होगा V² R2 इंटू टी बटे V², सॉरी ये R1 होगा, R1 R2 इंटू टी। तो देख लेंगे आप लोग, ये हमारा फॉर्मूला बना है। इसमें टी से आपका टी कट जाएगा, ऊपर नीचे है तो इधर V² से V² कट जाएगा, बचा क्या 1/R1। ठीक है, 1/R1 बचा, तो बराबर इधर करके 1/R1 लिखेंगे। फिर ये बड़ा वाला बटा लगाएंगे, फिर यहाँ पे होगा 1/R2। ठीक, अब होगा, अब इन दोनों को ठीक रूप में लिखेंगे तो वो होगा यहाँ से जो आप लिए थे ये, और इधर ये, इन दोनों को लिखने के लिए R2 इसका जो होगा परिणाम, मतलब आंसर जो इसका निकला है वो है कितना, R/2, R1 का है 2R। ठीक है, यही है। अब जब हम लोग H1/H2 के क्रम में इसको लिखते हैं तो ये होगा R, और ये दो नीचे है तो ये दो और ये दो दोनों एक साथ दो नीचे आ जाएंगे तो इंटू हो जाएगा, फिर इंटू करके R लिखेंगे। तो यहाँ पे R से R कट जाएगा और 2 दूनी 4 होगा, तो यहाँ पे 2 दूनी 4 हुआ और इधर 1 आ जाएगा। तो आपका जो है 1/4 आंसर होगा, और इसको जब अनुपात के रूप में लिखेंगे तो 1/4 होगा। ठीक है, 1/4 ये आ जाएगा। यहाँ पे यदि न दिखाई दिया हो तो मैं फिर से समझा देना चाहता हूँ। ये हम जो रेजिस्टेंस निकाले थे, इधर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस निकला था, और ये जो है हमारा सीरीज का है और ये पैरेलल का है। तो जो दोनों को H1 H2 के अनुपात में लिखेंगे तो ये यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, R ऊपर है 2 नीचे है, यहाँ पे 2 और R नीचे है, तो R यहाँ पे पुनः ऊपर रहेगा और 2 गुणे 2 हो जाएगा यहाँ से, और R को जैसा का तैसा लिख देंगे। R से R हमारा कट जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 होगा, और ऊपर एक बार में कटा है तो 1 लिख देंगे। तो ये होगा आंसर हमारा 1/4, और इसको जब अनुपात के रूप में लिखेंगे तो 1/4 हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो इसमें हम लोग 1/4 को सही उत्तर मान के इस पर ट्रिक लगा सकते हैं, क्योंकि यही आपका सही उत्तर है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अभी कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, 2 प्रश्न आपके और छोटे छोटे बचे हैं, वो दोनों प्रश्नों को मैं बता देना चाहता हूँ। बेहद ही आसान प्रश्न है, बहुत ही छोटे छोटे प्रश्न हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, जो कि हमारा छठा प्रश्न है, वो पूछ रहा है लघु परिपथ के समय, लघु परिपथ यानी कि शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, बहुत कम हो जाता है, या परिवर्तित नहीं होता है, या बहुत अधिक बढ़ जाता है, या निरंतर परिवर्तित होता रहता है। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि जब शॉर्ट सर्किट होता है, लघुपथन होता है, या लघु परिपथ हो जाता है, तो उस स्थिति में करंट अत्यधिक तीव्रता के साथ आई का मान बढ़ जाता है और बहुत तेजी के साथ बहने लगता है, जिससे क्या होता है कि तार जो होता है हमारा वायर जो होता है, चालक पदार्थ होता है, वह अत्यधिक गर्म होता है और गर्म होकर पिघल जाता है। ठीक यही प्रक्रिया होती है फ्यूज में, जिसके परिणाम स्वरूप आप शॉर्ट सर्किट होने पे आपके घर में जो तार होता है फ्यूज का, वो गल जाता है और आपके घर को सुरक्षित रखता है। ठीक है, तो आई का मान बढ़ जाता है, तो इसलिए आई जो है क्या है, धारा है, इसलिए आप समझ सकते हैं कि बहुत अधिक बढ़ जाता है क्या, धारा, धारा बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। ठीक है, तो 7वां प्रश्न है आज का, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। विद्युत, सीधा सीधा मतलब यह है कि विद्युत को उत्पन्न करने की युक्ति। पहला है जनित्र, दूसरा है गैल्वेनोमीटर, तीसरा है एमीटर, चौथा है मोटर। मोटर से तो आप लोग जानते हैं कि पंखा वंखा चलाने के कार्य में आता है मोटर। गैल्वेनोमीटर किस लिए आता है, मोटर के अंदर जब
कुंडली विक्षेपित हो रही हो उस स्थिति में धारा को मापने के लिए। और एमीटर क्या है, धारा को मापने के लिए प्रयुक्त होता है। जनित्र इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और काफ़ी पसंद करेंगे आप लोग। तो यदि आपको इससे कुछ फ़ायदा हो तो लाइक कर सकते हैं वीडियो को, और अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बोर्ड एग्जाम में फाड़ दीजिए एकदम। धन्यवाद।